हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सामान्य अध्ययन को याद करेंगे। आवश्यकता अनुसार याद करने हेतु हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैंने 25 प्रश्न सम्मिलित किए हैं और कोशिश की है कि सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए। वीडियो के अन्य भाग देखने हेतु प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। दोस्तों, यह वीडियो का भाग 11 है, जिसमें अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ऋग्वैदिक समाज था 4 वर्णों में विभक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो इसे ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, देखिए। समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वर्णों में विभक्त होना अपने आप में ही क्या है, बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी इंसान तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, उन्हें अब वर्णों में विभक्त कर दिया जाए तो ये बिल्कुल क्या है, बकवास है, गलत है। बकवास है ना। अब आप सोचेंगे वर्णों में विभक्त बकवास कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बकवास है। BKVS बकवास, अर्थात ब्राह्मण, B से ब्राह्मण हुआ, K से क्षत्रिय हुआ, V से वैश्य हुआ और S से शूद्र हुआ। तो ऐसे आपको चारों वर्ण आसानी से याद आ जाएंगे। जब भी आप प्रश्न देखेंगे कि समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि वर्णों में विभक्त होना बकवास है, बुरी बात है। और बकवास याद आ गया तो आपको ये चारों वर्ण याद आ जाएंगे। दोस्तों, रटेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसे याद करेंगे तो हमें सब कुछ याद रहेगा। इसके बाद है वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्यों से। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये वैदिक नहीं है, वैदिकी है। अब वैदिकी सभ्यता, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं कि वैद्य मतलब नीम हकीम, जो झोला छाप डॉक्टर रहते हैं। गांवों में अक्सर ये पाए जाते हैं वैद्य, जिन्हें जानकारी कुछ नहीं होती लेकिन अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझते। बेचारे गरीब इनके इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जान और पैसा सब गंवा बैठते हैं। तो वैद्य की सभ्यता, ऐसे लोगों की सभ्यता क्या होती है, या वो क्या सीख कर आते हैं? वो सिर्फ यह सीख कर आते हैं कि अपनी आय करो। ये है ना, आय आय, अपनी आय करो। लोगों की जान बचे तो ठीक है, ना बचे तो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर उनको अपनी आय से मतलब रहता है। सभी वैद्य ऐसे नहीं होते हैं, कुछ जानकार भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वैद्य ऐसे ही रहते हैं। जिन्हें कुछ जानकारी नहीं रहती, उन्हें सिर्फ अपनी आय से मतलब होता है। तो यदि आपको ये हिंट याद आ गया तो परीक्षा में ऑप्शन देखकर आर्य आपको अपने आप याद आ जाएंगे। आय और आर्य मिलता जुलता है, तो वैद्य की सभ्यता यानी सिर्फ आय। अगला है, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया में बताया है। उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया में नहीं, बल्कि मध्य एशिया में। अब याद रखने के लिए हम प्रश्न में ध्यान देते हैं। मैक्स मूलर, मैक्स यानी क्या हुआ, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, और आय यानी इनकम। आर्य में आय छुपा हुआ है ना, तो मैक्स और आय, किसी की मैक्सिमम आय होगी तो वो जहां निवास करता है, निवास स्थान जहां पे वो निवास करता है, उनके मध्य, उनके बीच क्या करेगा, ऐश करेगा। सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम आय जिसकी होगी वो अपने निवास स्थान यानी जिस एरिया में वो रहता है उनके मध्य में, उन लोगों के मध्य में ऐश करेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम आय है। आय मिनिमम होगी तो ऐश नहीं कर पाएगा। तो मैक्स, आय और निवास स्थान, इससे आपको मध्य एशिया आसानी से याद आ जाएगा। अगला है, आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी और आर्यों की भाषा क्या थी? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वैदिक सभ्यता आर्यों से संबंधित है, अर्थात वैद्य की सभ्यता, नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर की सभ्यता, ये सब ज्यादातर चलता है ग्रामीण एरिया में, यानी कि गांव में, जहां सिर्फ आय को महत्व दिया जाता है वैद्यों द्वारा। तो वैद्य की सभ्यता और आय को महत्व कहां पर, ग्रामीण एरिया में। इस तरह याद आएगा कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। याद कैसे रहेगी, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, श्रेष्ठ या कुलीन। तो यहाँ आपको आसानी से याद आ जाएगा कि आर्य यानी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्रमानुसार क्या थी? तो हम क्रमानुसार यदि देखें तो पहले आता है कुल, इसके बाद ग्राम,
फिर विश्व, जन और अंत में राष्ट्र। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि आर्यों के यहाँ प्रशासन आया हुआ है। प्रशासन क्यों आया है? देखिए, कुल यानी कूल, कोई बहुत कूल माइंडेड था, बहुत ही ठंडे दिमाग का व्यक्ति था, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, गरम हो गया उसका दिमाग। यह है ना ग्राम, गरम हो गया उसका दिमाग। गरम हो गया दिमाग तो क्या किया उसने? विष पी लिया। देखिए, गुस्से में जहर विष पी लिया, और जैसे ही विष पिया तो क्या हुआ, उसकी जान चली गई। जान से आपको जन याद आएगा, और जान चली गई तो वहां पे रश, RUSH यानी भीड़ लग गई। इसीलिए क्या हुआ, प्रशासन को आना पड़ा। प्रशासन में सभी आते हैं आपके, पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन। तो जब भी आप आर्य और प्रशासन देखेंगे तो आपको एक छोटी सी कहानी इसको क्रमानुसार याद दिला देगी। इसके बाद है वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था वाजपति। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, गोचर भूमि का अधिकारी एक ऐसी भूमि थी जहाँ पे अच्छा खासा चारा था, घास थी, लेकिन उसे गोचर, गाय चर जाती थी, इसीलिए वहां पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। अब वो अधिकारी क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है, वॉच कर रहा है, ताकि वहां पे कोई गाय ना आने पाए और ये चारा चरने न पाए, तो गोचर नहीं हो पाएगा। इस तरह से गोचर भूमि का अधिकारी वाच कर रहा है, यानी वाचपति या वाजपति, ऐसे ही याद रहेगा। दोस्तों, ट्रिक अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसे ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी टॉप क्वालिटी का स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.gkvithvk.com पर विजिट कर लीजिए। फिर वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहा जाता था एवं अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो वैदिक काल में दुर्गपति को कहा जाता था पूरब, और अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। अब इसे ध्यान में रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि इस दुर्ग यानी कि किले का पति कौन है, यानी दुर्ग का रखवाला, दुर्गपति। जैसे सेनापति होता है वैसे इस दुर्ग का, किले का पति कौन है और वो कहाँ पे रहता है? तो किसी ने बताया कि ये पूरब में रहता है, पूरब की ओर। इस किले में पूरब की ओर एक रूम है, यानी ईस्ट की ओर एक रूम है, और वहां पर दुर्गपति जी रहते हैं। तो दुर्गपति, दुर्गपति, पूरब, 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 ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। और अपराधियों को पकड़ने का काम करता था उग्र व्यक्ति, यानी एक गुस्सैल टाइप का आदमी, ताकि अपराधी डरे उससे। अगर सुस्त व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाएगा अपराधियों को पकड़ने वाला, तो वो तो सिर खुजाता बैठा रहेगा और बोलेगा चलो यार बाद में पकड़ेंगे, अभी छोड़ दो, और पूरे अपराधी भाग जाएंगे। तो उग्र टाइप का, खतरनाक टाइप का, जिससे अपराधी डरे और भागने की कोशिश न करें, तो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था उग्र। इसके बाद है वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं कौन सी थी? तो ये थी सभा और समिति। अब राजा को सलाह चाहिए तो बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए कहां से ढूंढेगा लोगों को? अपनी सभा से, यानी अपने दरबार से। और दरबार में सभी होशियार तो रहते नहीं है, तो क्या करेगा? उनमें से कुछ लोगों को छांटकर एक समिति का निर्माण कर देगा, कमेटी टाइप की गठित कर देगा, और वही उसको सलाह देंगी। तो सभा और समिति ऐसे आपको याद आ जाएगा। अगला है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का उल्लेख है तथा यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है दशराग्य युद्ध का, जो कि रावी या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। यदि आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो आपको इसमें दो शब्द मिलते हैं, एक है ऋग्वेद यानी रुक वैद्य, और एक है सात यानी साथ। रुक वैद्य को मैं साथ में लेकर आता हूँ। कोई बोल रहा है कि रुक जा, मैं वैद्य को साथ में लेकर आता हूँ। वैद्य को साथ में लाने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति बहुत बीमार है, उसे 10 रोग हैं। ये देखिए 10 राग्य, 10 राग्य, उसे 10 रोग हैं, इसीलिए वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, तो उसको बचाना तो पड़ेगा। इसलिए रुक, मैं वैद्य को साथ में लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसे आपको 10 रोग से 10 राग्य याद आ जाएगा। इसी में अगला प्रश्न क्या है? किस नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था? तो नदी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं आएगा तो क्या करोगे? वैद्य को साथ में लेने जा रहे हो और वह नहीं आएगा तो क्या करोगे? तब उसने बताया कि वह क्यों नहीं आएगा, वो आएगा, क्योंकि वो रुष्ट नहीं है, रुष्णी, रुष्णी, रुष्ट नहीं है वो, या रुष्ट नहीं है वो, गुस्सा नहीं है, इसलिए वो आएगा। दोस्तों, थोड़ी अजीब सी ट्रिक लग रही होगी, लेकिन यकीन कीजिए सब कुछ आपको याद होते जा रहा है। अंत में आपका जब मैं टेस्ट लूंगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देखिएगा कितनी आसानी से दे देते हैं। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, और यह रावी या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। फिर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और उनका विभाजन वर्ष क्या है? तो वैद्य का काल क्या करेगा? या तो किसी की जान बचा देगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैद्य से इलाज कराने पे यही होता है ना, या तो बच जाएगा या निपट जाएगा। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2। वैद्य का काल, वैद्य का काल 2 भाग में। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व यानी पहले और उत्तर यानी बाद में। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी
कहा जाता है, जिसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल या बाद का वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व याद रखिएगा तो बाकी आपको अपने आप याद आ जाएगा। अब 1.5 याद रखने के लिए मान लीजिए डेड डेड डेड, सब तो मर चुके हैं ना, तो डेड DEAD, अब ये सब मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, तो डेड से आपको 1.5 याद रहेगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। अगला है आर्यों का समाज कैसा था और समाज में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, ना कि मातृ प्रधान। अब हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था, बहुत सारी स्त्रियों की मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इससे हमने अंदाजा लगाया था कि वो मातृ सत्तात्मक था, वहां माता की सत्ता चलती थी। लेकिन यहाँ पे सभी वैद्य हैं, आय जो है तो वैद्य करते हैं, गांवों में जा जाकर टोपी पहना रहे हैं, ये सब पुरुष हैं, उस हिसाब से ये पितृ प्रधान हुआ। अब परिवार का मुखिया क्या कहलाएगा, तो किसी भी परिवार का मुखिया बनने के लिए क्या होना जरूरी है, कूल माइंडेड होना जरूरी है। यदि आपका दिमाग कूल नहीं रहेगा, गर्म होंगे तो क्या होंगे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, विष पी लेंगे। विष नहीं पीना है, कूल माइंडेड रहना है, बिल्कुल दिमाग ठंडा रखना है। तो कूल से आपको कूल्ला पे याद आ जाएगा, या फिर कुल के पापा। तो मुझे उम्मीद है ये याद हो चुका होगा। अब आगे है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था अमाजू। अब जीवन भर अविवाहित यानी विवाह नहीं किया, इसीलिए बार बार घर में पूछना पड़ रहा है, बर्तन माजू बर्तन माजू बर्तन माजू। घर वाले बोल रहे हैं हाँ माजू। यही विवाह कर ली होती तो हेडेक ही नहीं रहता, पति अपने आप मांजता। तो जीवन भर अविवाहित है यानी शादी नहीं की है, पति नहीं है, इसीलिए हर बार उसे पूछना पड़ता है सुबह शाम कि बर्तन माजू, और उसे बोला जा रहा है हाँ माजो, नहीं तो कौन मांजेगा। वहीं शादी कर लेती तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, पति खुद मांजता। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। इसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, किसी का भी मुख्य पेय पदार्थ क्या होगा, सोमरस यानी कि मदिरा, क्योंकि इसको पीने के बाद मजा आता है। दूध पिएगा तो मजा नहीं आएगा, जूस पिएगा तो मजा नहीं आएगा, और हेल्थ की परवाह कौन करता है, मजा आना चाहिए। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ हो गया सोमरस यानी कि शराब। आज भी किसी का मुख्य पेय पदार्थ पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, और पहले भी यही था। इसके बाद है अघन्या अर्थात ना मारे जाने वाली पशु की श्रेणी में किसे रखा गया था। तो आज भी गाय को ही रखते हैं, और पहले भी गाय को ही रखा गया होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। गाय को आज भी हम अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, और पहले भी यही था। और वो तो वैसे भी वेद पुराण का टाइम था, तो उस समय तो और ज्यादा माना जाता रहा होगा। अगला है आर्यों का प्रिय पशु क्या था एवं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, और मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन। तो मुख्य व्यवसाय तो हमें आसानी से याद आ जाएगा, ग्रामीण सभ्यता थी इसीलिए वहाँ कृषि और पशुपालन ही होगा, वहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज वगैरह तो रही नहीं होंगी। तो कृषि और पशुपालन क्या था, मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद आर्यों का प्रिय पशु, तो आय के लिए प्रिय पशु। अब आय के लिए पहले भी क्या रहा होगा, घोड़ा रहा होगा, क्योंकि आज भी घोड़ा है। घोड़े की रेस में पैसा लगाए और उससे क्या हुई, आय हुई। तो इस तरह से प्रिय पशु हो गया। आय का प्रिय पशु, आय का प्रिय पशु घोड़ा, क्योंकि घोड़े के रेस की मदद से बहुत सारे पैसे जीते जा सकते हैं, यानी आय हो सकती है। तो आय का प्रिय पशु हो जाएगा घोड़ा, बिना किसी कंफ्यूजन के याद रहेगा। अगला प्रश्न है आर्यों के प्रिय देवता कौन थे। ये थे इंद्र। अब चूंकि ये खेतीबाड़ी करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रार्थना इंद्र भगवान की करते रहे होंगे ताकि ये वर्षा करें। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है ना कि इंद्र वर्षा के देवता थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे जरूर देख लीजिए। तो ये इंद्र की प्रार्थना करते थे और पूजा करते थे, और इस तरह से उनके प्रिय देवता थे। इसके बाद है चारवाक दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ये माना जाता है चारवाक को। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, पतंजलि को। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है कपिल को। न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है गौतम को। इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, बस आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, अपने आप आपको उत्तर याद आता चला जाएगा। चारवाक, ऐसा लग रहा है किसी ने 4 बात आके आपको सुना दी। अब कोई 4 बात आपको सुनाएगा तो आप क्या करेंगे, चुप तो नहीं रहेंगे, आप भी उसको 4 बात सुना देंगे। तो 4 बात यानी बिल्कुल 4 बात, कोई शांति नहीं। फिर योग दर्शन, और योग से हमें बाबा रामदेव याद आते हैं। तो बाबा रामदेव किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, या बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि। ये देखिए योग और पतंजलि आसानी से मिल जाएगा। फिर सांख्य दर्शन, संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। अब संख्या का उपयोग कहाँ होगा, हमको जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आपको पिल ध्यान रखना है। पिल, हम टेबलेट खाते हैं तो बोलते हैं ना 5 पिल्स 6 पिल्स, कुल मिलाकर यहाँ संख्या की आवश्यकता है, गिनती करते हैं हम। ये सांख्य संख्या किसके लिए, पिल्स के लिए, टैबलेट मेडिसिन के लिए। इसके बाद है न्याय दर्शन, तो जहाँ न्याय होगा वहाँ क्या होगा, तम यानी अंधेरा, गो
चला जाएगा। जहां अन्याय होगा वहां क्या होगा, अंधेरा आ जाएगा, यानी आतम आतम। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्याय दर्शन, न्याय हो रहा है तो गोतम, यानी अंधेरा चला जाएगा। इसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये माना जाता है जैमिनी को। तो पूर्व मीमांसा, अब मी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर, इसे ध्यान दीजिए, पूर्व मांसा, पूर्व मांसा, कोई खा रहा है लेकिन पूर्व यानी पहले मांस टाइप का कुछ लगा रहा है लाल कलर का। तो दूसरे ने पूछा भाई ये पूर्व में यानी खाने के पूर्व में मांस जैसे क्या लगा रहे हो, तो उसने बोला अरे बेवकूफ, ये मांस वांस नहीं है, जैम है, हम ब्रेड में जैम लगा रहे हैं इसके बाद खा रहे हैं। पूर्व में मांस, पूर्व में मांस नहीं है, ये क्या है, जैम है। तो ऐसे आपको जैमिनी याद आ जाएगा। इसके बाद है उत्तर मीमांसा, उत्तर यानी बाद में होता है। उत्तर वैदिक काल मैंने बताया था ना, उत्तर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। उत्तर और बाद एक दूसरे से देखिए मिलता जुलता है, बादरायण बादरायण। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वैशेषिक में एक शब्द है शेष, शेष यानी बचा हुआ। कहीं पर कोई चीज रखी रहती है डिब्बे में या बाहर अलमारी में कहीं पे भी, तो लास्ट में शेष क्या बचता है, उसके कुछ कण, उसके कुछ कण हमेशा शेष बचते हैं। चाहे वो शक्कर का डिब्बा हो, चावल का डिब्बा हो, कोई भी डिब्बा हो, शेष क्या बचता है, कण बचता है। बाद नहीं बचता, जैम नहीं बचता, गौतम नहीं बचता, कपिल नहीं बचता। तो जब आप ये ऑप्शन में देखेंगे तो आपको अपने आप कण ही याद आएगा, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यही ट्रिक का काम होता है, ट्रिक से आपका कंफ्यूजन दूर होता है, इसलिए हम ट्रिक देखते हैं, इसके बाद है स्त्रियां वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ जैसे कार्यों में भाग ले सकती थी या नहीं, तथा वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित थी या नहीं। तो चूंकि वेद पुराण का काल था, पढ़े लिखे लोग थे, या वैद्य भी मान लीजिए, तो कुछ तो पढ़ा ही रहता है, तो ये सब प्रथाएं उस समय प्रचलित नहीं थी। ये देखिए नहीं थी। और यज्ञ या पूजा पाठ जैसे कार्यों में भाग लेने की बात है तो स्त्रियां उनमें भाग लेती थी। इसे अच्छे से याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि वैद्य है, झाड़ फूंक कर रहा है तो कुछ हवन भी करेगा, यज्ञ जैसा कार्य भी करेगा, और स्त्री बीमार है तो वहां तो उसको बैठाएगा ही। तो स्त्री कुल मिलाकर वहां पर भाग ले सकती थी। भाग नहीं लेने देता तो आय का लॉस हो जाता ना। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी तथा आर्य इसे क्या कहते थे। तो आर्यों ने जो धातु खोजी थी वो थी लोहा। इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उनको लोहे के बारे में पता नहीं था। हमने उसे कैसे याद किया था कि लोहे में जंग लग जाएगा इसलिए यार इसकी जरूरत नहीं है, तांबे की कुल्हाड़ी बना लो। लेकिन इन्होंने लोहे की खोज की। अब ऐसा मान लीजिए कि आय वाली बात है, आय बढ़ानी है तो इन्होंने लोहे का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। हड़प्पावासी तांबे का उपयोग करते थे, लेकिन इन्होंने आय बढ़ाने के चक्कर में लोहे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। इसे ये श्याम अयस कहते थे और तांबे को क्या कहते थे, लोहित अयस। तो इस पॉइंट की एक अच्छी सी ट्रिक बनाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे मैं भी याद करूंगा। अब चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है, सिंध प्रांत, उत्तरी एशिया, बलूचिस्तान या मध्य एशिया। दूसरा प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बादरायण, जैमिनी, गौतम, उलूक या कणाद। तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, आर्यों के समाज में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुलप, पूरब, वाजपति या उग्र। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।